फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के बारे में। हम लोग इस वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन क्यों होता है, फिर उसके डिफरेंट जो प्रोसेस होते हैं उनके बारे में, मेनली स्प्लाइसिंग के बारे में, फिर जो यहाँ से क्लिनिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले बेसिक बात देखिए, हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब सिंपल सा ये होता है कि वह प्रोसेस जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है। मतलब डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। देखिए, आपको सेंट्रल डोग्मा के बारे में पता होगा कि सबसे पहले क्या होता है, डीएनए से बनता है आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और यह आरएनए बाद में बनाता है प्रोटीन। प्रोटीन मतलब अपना एंजाइम। तो ये आरएनए जो कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद बना, उसको अब बनाना है क्या, प्रोटीन बनाना है। तो ये प्रोटीन बना, आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के बाद बनता है, डीएनए से जो आरएनए बनता है, वह अभी इतना स्टेबल नहीं होता है कि वह तुरंत प्रोटीन बना सके, या ये बोल सकते हैं कि वह प्रोटीन बनाने के लिए अभी कैपेबल नहीं होता है, वह अनमैच्योर होता है। अगर आपको आरएनए से प्रोटीन बनाना है तो आपको आरएनए के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, कुछ बदलाव करना पड़ेगा, उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप उससे प्रोटीन बना सकते हैं। आरएनए में कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जो कि कोडिंग नहीं करते हैं या जिनसे प्रोटीन नहीं बनता है, तो आपको उन्हें हटाना भी पड़ेगा। तो कुछ आपको आरएनए में बदलाव करना पड़ेगा, तभी आप प्रोटीन को बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे पास और ये भी हो सकता है कि आपके पास देखिए आरएनए बहुत कम है, लेकिन वैरायटी ऑफ प्रोटीन बहुत बनते हैं, तो उसमें भी आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा यह श्योर करने के लिए कि आपको कौन सा प्रोटीन बनाना है। तो सिंपल सी बात, अभी आपको बस इतना समझना है कि डीएनए से बनता है आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, आरएनए से प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन के थ्रू, लेकिन ये आरएनए अभी अनमैच्योर होता है, इसको कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है इसमें। तो यहाँ पे होता है प्रोसेस, उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के बाद यह आरएनए मैच्योर हो जाता है, और जब यह आरएनए मैच्योर हो जाता है, तब इस आरएनए से अब प्रोटीन बन सकता है। तो बेसिक बात इतना हुआ कि हमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन क्यों करना है, उसके बारे में अभी हम लोग समझ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होता क्या है, इसमें कितने टाइप्स के होते हैं, वो सब चीज हम लोग फर्दर अगले स्लाइड में समझते हैं। तो देखिए, मैं अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन को पीटीएम से डिनोट करूंगा, क्योंकि इतना बड़ा लिखना या बोलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो पीटीएम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है, प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बेसिक पॉइंट है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं तो आपको समझना जरूरी है। देखिए, जो प्रोकैरियोट्स है उसमें भी एमआरएनए प्रेजेंट है, उसमें भी टीआरएनए प्रेजेंट है, उसमें भी आरएनए प्रेजेंट है। लेकिन बात ये आती है कि क्या इन आरएनए में पीटीएम होता है? क्या प्रोकैरियोट्स के आरएनए में पीटीएम होता है? हाँ, जाहिर सी बात होता है। इसका आंसर है पीटीएम प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके एमआरएनए में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रोकैरियोट्स के एमआरएनए में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन नहीं होता है। हालांकि टीआरएनए, आरआरएनए, इनमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन एमआरएनए में नहीं होता है। अब हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए सभी में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट यही है कि प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए का मॉडिफिकेशन नहीं होता है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। देखिए, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन मतलब आरएनए को मॉडिफाई करना है। हमारा नीड अलग अलग हो सकता है हर आरएनए को मॉडिफाई करने का। किसी आरएनए को हम लोग स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए मॉडिफाई करेंगे, तो किसी में पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने के लिए मॉडिफाई करेंगे, तो उनका डिफरेंट प्रोसेस होगा। तो इसीलिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स के पीटीएम को पढ़ते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन को पढ़ते हैं। अभी मैं इस स्लाइड में आपको बस समराइज करवा रहा हूं कि कितने प्रोसेस हमें पढ़ना है, उसके बाद हम लोग एक एक करके सबको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला तो हमारा है 7 मिथाइल गोनोसिन कैपिंग एट द 5 एंड, वही हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ पॉलीएडेनोसिन एट द 3 एंड, फिर मिथाइलेशन, फिर हम लोग स्प्लाइसिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर अल्टरनेटिव आरएनए प्रोसेसिंग, इसके यूज के बारे में पढ़ेंगे, ये होता कैसे है उसके बारे में पढ़ेंगे,
फिर आरएनए एडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें यह कुल 6 प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मिथाइल गोनोसिन कैपिंग एट द 5 एंड। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि 5 एंड में बोल रहा हूं, मतलब हमें इस 7 मिथाइल गोनोसिन कंपाउंड को 5 एंड पे अटैच करना है। 5 एंड किसका? हमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं आरएनए का, तो आरएनए का ही होगा। समझिए अभी एमआरएनए है, तो एमआरएनए के 5 डैश पर हमें 7 मिथाइल गोनोसिन को अटैच करना है। लेकिन देखिए यहाँ पे वर्ड कैपिंग लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? तो आप कुछ यूं समझिए, हम किसी को कैप क्यों करते हैं, किसी को ढकते क्यों हैं? किसी से बचाने के लिए ही। अगर फूड है, उसको फूड को हम ढक कर रखते हैं कि कोई इंसेक्ट उस पर ना अटैक करे या कोई बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन ना हो, मतलब वह पॉल्यूट ना हो। इस यही समझिए कि हमारा एमआरएनए है, उसके 5 डैश को हम लोग 7 मिथाइल गोनोसिन से कैप कर रहे हैं। इसका रीजन क्या हो सकता है, क्यों कैप कर रहे हैं? तो समझिएगा। देखिए, हमें आपने सुना होगा एक्सोन्यूक्लियस का नाम। एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, ये करते क्या है? यह आरएनए डीएनए को कट करते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक्सोन्यूक्लियस 5 डैश एंड पर अटैक कर दे और आरएनए को कट कर दे, हम लोग प्रोटीन बना ही ना पाए। तो प्रोटीन बनाना है हमें, इसलिए हमें एमआरएनए को स्टेबल बनाना पड़ेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी में बढ़ाना पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, 5 डैश एंड पे, 3 डैश एंड पे अलग अलग कंपाउंड की कैपिंग कर देते हैं, जिससे कि जो एक्सोन्यूक्लियस है, जो 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता है, आरएनए को कट करता है, वह कटिंग ना कर पाए, इसलिए हम लोग 7 मिथाइल गोनोसिन कैपिंग करते हैं। अभी हम लोग इसके और भी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मैं बस आपको एक लिंक प्रोवाइड करने के लिए, एक क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए मैं बताया आपको। अभी हम लोग उसके फंक्शन के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी समझते हैं कि 7 मिथाइल गोनोसिन कैपिंग में होता क्या है। सिंपल सा बात समझ में आ रहा है कि हमें मिथाइल और गोनोसिन को अटैच करना है। दो कंपाउंड है, दो एलिमेंट को अटैच करना है 5 एंड पर, तो 2 स्टेप होंगे। तो यह 2 स्टेप में यह प्रोसेस होता है। यह पीटीएम 2 स्टेप में होता है। पहले में हम लोग गोनोसिन को अटैच करेंगे, दूसरे में हम लोग मिथाइल को अटैच करेंगे। कहाँ पे? 5 डैश एंड पे। अभी लोग समझेंगे कैसे करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट अटैच टू द 5 एंड। अभी हम लोग समझते हैं इसको। देखिए, ये आपका एमआरएनए हुआ, ये आपका क्या है? एमआरएनए। हमें पता है इसके 2 डैश होंगे, एक 5 एंड होगा, एक 3 एंड होगा। सपोज दैट ये 5 एंड है, ये 3 एंड है। तो जो सबसे पहला गोनोसिन है, वह गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में 5 डैश पर अटैक करेगा। तो लोग अटैक करवा दिया मैंने। देखिए, ये 5 डैश पर अटैक कर दिया। एक बेसिक बात हम लोग रिवाइज करते हैं कि 5 डैश किसको बोलते हैं, 3 डैश किसको बोलते हैं। तो सिंपल सी बात अगर हम लोग बात करें, बहुत ज्यादा डिटेल में जाते हुए नहीं, सिंपल सी बात में बात करें कि जो फॉस्फेट वाला पार्ट होता है, जहां फॉस्फेट होता है, उसको हम लोग 5 डैश बोल देते हैं, और OH वाले पार्ट को हम लोग 3 डैश बोल देते हैं। क्लियर? हाँ, तो फॉस्फेट वाले पार्ट को 5 डैश और OH वाले पार्ट को 3 डैश। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि ये आरएनए का 5 डैश पार्ट है। अब हम लोग गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट को अटैच कर रहे हैं, तो जो ये फॉस्फेट है, ये भी 5 डैश होगा, ये भी 5 डैश होगा। तो क्या कुछ आपको अजीब नहीं लग रहा है कि यहाँ पर 5 डैश में लिंकेज हो रहा है? हालांकि आप जब भी आप लिंकेज देखते होंगे, आपने देखा होगा कि वहां पे 3 डैश 5 डैश का लिंकेज होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 5 डैश का लिंकेज दिखाई दे रहा है। तो इस गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अटैचमेंट में क्या होता है, अनयूजुअल लिंकेज प्रेजेंट होता है। 5 डैश टू 5 डैश लिंकेज प्रेजेंट होता है। अब यह अनयूजुअल काम हो रहा है, लिंकेज हो रहा है, कोई न कोई तो एंजाइम प्रेजेंट होगा ही। तो उस एंजाइम का नाम है गोनोलिल ट्रांसफेरेज। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम का नाम है। यहाँ पे स्पेलिंग एरर हो सकती है, आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन उस एंजाइम का नाम है गोनोलिल ट्रांसफेरेज, जो कि गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट को 5 एंड पर अनयूजुअल लिंकेज के थ्रू अटैच करता है, और वह अनयूजुअल लिंकेज होता है 5 डैश टू 5 डैश। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप, जिसमें क्या हुआ कि हमारा गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट 5 डैश पर अटैच हो गया। इसके बाद क्या करना है, हमें मिथाइल को अटैच करना है। 5 डैश पार्ट, आरएनए का जो 5 डैश पार्ट है, वो तो ऑक्यूपाई हो चुका है। तो ये मिथाइल कहां पर जाएगा? ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मिथाइल जाता है गोनोसिन के ऊपर। अब बात आती है गोनोसिन पे कहां जाएगा।
तो हमने आपको पता होगा गॉनोसिन का स्ट्रक्चर, गॉनोसिन का मतलब गॉनिन का स्ट्रक्चर आपको पता होगा। वहां पे क्या होता है कि नाइट्रोजन होते हैं, उनकी नंबरिंग होती है, तो N7 नाइट्रोजन पर मिथाइल जाकर के अटैच होता है। तो इन साइटोप्लाज्म मिथाइलेशन ऑफ N7 ऑफ गॉनिन ऑकर। इन साइटोप्लाज्म मिथाइलेशन ऑफ द एन मिथाइलेशन एट द N7 ऑफ द गॉनिन ऑकर। अब मिथाइलेशन हो रहा है, नाइट्रो सॉरी मिथाइल का अटैक हो रहा है, मिथाइल अटैच हो रहा है N7 पर, तो कोई ना कोई तो मिथाइल डोनर होगा ही। तो मिथाइल डोनर का नाम होता है 5 एडेनोसिल मिथियोनिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मिथाइल डोनर कौन है? 5 एडेनोसिल मिथियोनिन इज द मिथाइल डोनर। किसी एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है, दोनों ट्रांसफेरेज ही हैं। पहला हमारा था गोनोलिल ट्रांसफेरेज जो कि गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट को 5' एंड पे अटैच कर रहा था। दूसरा होता है मिथाइल ट्रांसफेरेज जो कि मिथाइलेशन कर रहा है N7 ऑफ द गॉनिन पे, तो 7 मिथाइल ट्रांसफेरेज। तो ये हमारा 2 स्टेप का प्रोसेस होता है, इसको 7 मिथाइल गोनोसिन कैपिंग बोलते हैं एट द 5 एंड। देखिए जो मिथाइलेशन है वो साइटोप्लाज्म में होता है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है mRNA को साइटोप्लाज्म में जाना पड़ता है, तो mRNA साइटोप्लाज्म में जाता है। लेकिन उसके पहले एक प्रोसेस है जो कि थर्ड एंड पर होता है, मतलब वो भी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडेनोसिन का अटैचमेंट, मतलब पॉली एडेनोसिन का अटैचमेंट एट द 3' एंड पे। तो अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे, फिर दोनों का कंबाइंडली हम लोग देखेंगे इनका यूज क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, 7 मिथाइल गोनोसिन कैपिंग का और पॉली एडेनोसिन का के अटैचमेंट का एट द 3 एंड। तो पहले उसको पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ द पॉली एडेनोसिन एट द 3 एंड। पॉली मतलब बहुत सारे, कोई बड़ी बात नहीं है, कितने, तो वह होता है हमारा 40 to 200 एडेनोसिन रेसिड्यू अटैच होते हैं 3' एंड पर। ये कहां पे अटैच होते हैं 3' मतलब 3' तो हर जगह 3' होगा, 5' 3' फिर 5' 3' बॉन्डिंग होगी डाइस्टर। तो किस जगह पर 3' एंड पे, तो जहां पे यूटीआर रीजन होता है, मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन पर यह अटैच होते हैं। कितने? 40 to 200 एडेनोसिन एट द 3 एंड। देखिए पहली बात तो यहाँ पे एडेनोसिन का पॉलीमर बन रहा है, तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो पॉलीमरेज ही होगा। तो जो एंजाइम यहाँ पर होता है इस प्रोसेस में, उसका नाम होता है पॉली एडिनाइलेट पॉलीमरेज। पॉली एडिनाइलेट पॉलीमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में 40 से 200 40 to 200 एडेनोसिन 3 एंड डैश एंड पर अटैच होते हैं, जो कि यूटीआर साइट होता है, और यह प्रोसेस न्यूक्लियस में होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये हुआ एडिशन ऑफ द पॉली एडेनोसिन एट द 3' एंड, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब हम लोग पढ़ते हैं इनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ कैपिंग पढ़ेंगे, तो प्रिवेंट द अटैक ऑफ 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस। इसके बारे में हमने पहले ही बात कर लिया कि स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, जिससे कि ये एक्सोन्यूक्लियस वहां पे अटैच ना कर सके, इसलिए हम लोग 5' पे कैप रख दे रहे हैं या इसको ढक दे रहे हैं, किससे? 7 मिथाइल गोनोसिन से। इसके बाद इसका स्टेबिलिटी ऑफ mRNA, ये स्टेबिलिटी mRNA को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन में भी हेल्प करता है, इससे कि ट्रांसलेशन हमारा स्टार्ट हो सके। तो जब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे इसको इसके डिटेल में पढ़ेंगे कैसे हेल्प करता है, बस अभी आप इतना समझिए कि यह ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। फंक्शन ऑफ कैपिंग, और मेनली हम लोग ट्रांसलेशन के लिए तो तैयारी कर रहे हैं, mRNA मॉडिफिकेशन किस लिए कर रहे हैं? हमें ट्रांसलेशन करवाना है, हमें प्रोटीन बनाना है, इसीलिए तो हम लोग यह पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। फिर कैसे करता है ट्रांसलेशन, शॉर्ट फॉर्म में आप समझ सकते हैं कि देखिए राइबोसोम अटैच होता है तभी तो स्टार्ट होता है प्रोटीन बनना, तो 40S सब यूनिट को यह अटैच होने में हेल्प करता है ये कैपिंग। हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जहां हम लोग ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे। ये हुआ फंक्शन ऑफ द कैपिंग। उसके बाद होता है फंक्शन ऑफ द पॉली एडेनोसिन। सबसे पहला बात तो ये भी एक्सोन्यूक्लियस से बचाता है mRNA को, लेकिन हाँ जो कैपिंग था वो 5' के अटैक को बचा रहा था, लेकिन जो हमारा एडेनोसिन है वो 3' पे अटैक ना हो इसलिए बचाता है। तो प्रिवेंट द अटैक ऑफ 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस। फिर यह भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है mRNA को, यह भी ट्रांसलेशन के इनिशिएशन में हेल्प करता है। इसका यह एंडिंग में भी हेल्प करता है, कि जो इनिशिएशन में हेल्प करता है। मैंने आपको देखिए बोला था कि जो कैपिंग है, कैपिंग का फर्स्ट स्टेप है जो गोनोसिन का अटैच होना, वो तो न्यूक्लियस के अंदर है। सेकंड स्टेप लेकिन मिथाइलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में है। तो
न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लाने के लिए भी यह पॉलीएडेनोसिल का अटैच होना 3' पे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका एक यूज ये भी हो गया। पहला यूज की स्टेबिलिटी के लिए, मतलब 3' पे अटैक ना कर सके एक्सोन्यूक्लियस। दूसरा उसका होता है इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। तीसरा होता है कि यह एमआरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लेकर के आता है। तो यह हो गया एडेनोसिन का यूज। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन। तो इसे समझते हैं। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि इंट्रॉन क्या होता है, एक्सॉन क्या होता है, उसके बाद फर्दर प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। तो सपोज दैट ये आपका एमआरएनए हुआ। एमआरएनए का क्या काम होता है, वो ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन को कोड करता है, मतलब डिफरेंट अमीनो एसिड को कोड करता है जिससे कि प्रोटीन बनता है। तो ये आपका एमआरएनए हो गया। इसका क्या काम है, प्रोटीन को कोड करना, अमीनो एसिड को कोड करना। लेकिन क्या होता है, देखिए एमआरएनए जो है वह बहुत बड़ा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका हर एक पार्ट प्रोटीन को कोड कर पाए। एमआरएनए बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं होता है कि उसका हर एक पार्ट प्रोटीन को कोड करे। उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे पार्ट भी होते हैं जो अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं या जो प्रोटीन को बनाने में हेल्प नहीं करते हैं। और इसी पार्ट को, जो पार्ट अमीनो एसिड को कोड ना करे या प्रोटीन को के फॉर्मेशन में हेल्प ना करे, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रॉन। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं एंट्रॉन। जो पार्ट प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है, लेकिन जो पार्ट अमीनो एसिड को कोड करता है उसको बोलते हैं एक्सॉन। तो आपको समझ में आ गया होगा एक्सॉन क्या काम है, जो प्रोटीन को कोड करेगा। इंट्रॉन क्या है, जो प्रोटीन को कोड नहीं करेगा। ये सब क्या है, एमआरएनए के ही पार्ट हैं। तो जो ये आपको देखिए, यहाँ पे आपको दो कलर दिखाई दे रहे हैं। जो ये ब्लू कलर है वो इंट्रॉन है। सपोज ये पूरा एमआरएनए है, लेकिन ये ब्लू कलर वाला पार्ट किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता है। तो ये वाला पार्ट एक्सॉन होगा, ये वाला पार्ट भी एक्सॉन होगा, लेकिन ये वाला पार्ट क्या होगा, इंट्रॉन होगा। ये एक्सॉन है तो ये प्रोटीन को बनाएगा, ये एक्सॉन्स है तो ये प्रोटीन को बनाएंगे, लेकिन ये इंट्रॉन्स है ये प्रोटीन को नहीं बनाएगा। लेकिन देखिए हमें ट्रांसलेशन करना है, इसीलिए तो हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। मतलब हमें प्रोटीन बनाना है, और जो पार्ट एमआरएनए का प्रोटीन नहीं बना रहा है उसकी हमको क्या जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, जो पार्ट प्रोटीन नहीं बना रहा है, मतलब इंट्रॉन्स को हम लोग रिमूव करेंगे। इसलिए आपका हेडिंग का नाम है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। तो जो पार्ट एमआरएनए का प्रोटीन नहीं बनाता है उसको निकाला जाता है। और फिर देखिए, अगर ये ब्लू वाला पार्ट यहाँ से निकल गया तो क्या बचेगा, ये एक्सॉन्स और ये एक्सॉन, फिर इन्हें जोड़ दिया जाएगा, इनका स्प्लाइसिंग कर दिया जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन होगा, उसके बाद क्या होगा, स्प्लाइसिंग ऑफ द एक्सॉन। फाइनली एक एक्सॉन्स बन के आ जाएगा जो कि प्रोटीन को बना सकता है। अब बात ये आती है कि हमें पढ़ना क्या है, हमें यही पढ़ना है कि किस प्रोसेस के थ्रू ये इंट्रॉन्स निकाला जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे बहुत से डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, लेकिन मेनली आपको दो पार्ट में पढ़ समझना चाहिए। जैसे कि देखिए क्या होता है, यहाँ पे इंट्रॉन्स को निकालना है। एक केस ऐसा हो सकता है कि इंट्रॉन्स को निकालने के लिए इस एमआरएनए के पास ही कोई कैपेबिलिटी हो या कोई मैकेनिज्म हो जिससे कि ये इंट्रॉन एमआरएनए खुद ब खुद बाहर निकाल दे, मतलब सेल्फ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन हो जाए। या डिफरेंट केसेस हो सकता है कि बहुत सारे एंजाइम आए, एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम आकर के इस इंट्रॉन को बाहर निकाले। तो ये दो कैटेगरी के प्रोसेस होते हैं अगर हम ब्रॉड प्रोस्पेक्टस से बात करें तो। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सेल्फ रिमूवल ऑफ एंट्रॉन के बारे में, जिसमें हम लोग दो चीज का हेल्प लेंगे। पहली बार हम लोग फर्स्ट एग्जांपल हम लोग समझेंगे एडेनोसिन के थ्रू कैसे इंट्रॉन्स को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद हम लोग गोनोसिन से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे एडेनोसिन से कैसे इंट्रॉन्स बाहर निकलता है। ये इतना आसान नहीं कि एडेनोसिन आता है निकाल देता है, तो हम उस प्रोसेस को समझते हैं कैसे ये होता है, लेकिन बहुत ही आसान है। आप अगर एक बार भी ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं उसको समझना। सपोज दैट ये आपका हुआ एमआरएनए, इसमें ब्लू वाला पार्ट क्या है, इंट्रॉन्स है। हमें पता होता है कि एमआरएनए के दो एंड होते हैं, एक 5' एंड, एक हुआ 3' एंड। पहले मैं आपको एक बेसिक चीज क्लियर कर देता हूं, इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई भी चेन बनता है, मतलब एमआरएनए में एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। एमआरएनए सिंपल है क्या, यह न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, मतलब बहुत से न्यूक्लियोटाइड
जुड़ते हैं तो बनता है mRNA। ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ते कैसे हैं? तो हमें पता होता है कि हर एक न्यूक्लियोटाइड में दो पोलैरिटी होती है, या बोल सकते हैं दो एंड होता है, एक 5' एंड, एक 3' एंड। तो होता क्या है, सपोज दैट कोई यहाँ पर एक सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड है जिसका ये 5' एंड है और उसका एक 3' एंड भी होगा। इतना समझ में आया? कोई पहला न्यूक्लियोटाइड है, उसका एक 5' एंड है, एक 3' एंड भी होगा। अब सपोज दैट यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड आया, इसका भी एक 5' होगा, इसका भी एक 3' होगा। तो यहाँ पर होता क्या है, ये दोनों आपस में लिंकेज बनाएंगे। पहले वाले का 3' एंड नए वाले के 5' एंड से डायस्टर बॉन्ड बनता है, जिससे कि इसी तरह से पूरे चेन का फॉर्मेशन होता है। तो अब क्या होगा, दूसरे वाले का 3' फ्री हो जाएगा, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा, उसके पास भी 5' 3' होगा, तो तीसरे वाले का 5' दूसरे वाले के 3' से बनाएगा डायस्टर बॉन्ड। तो इसी तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा। फर्दर ये लास्ट में क्या बचता है, 3' एंड बॉन्ड बचता है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिएगा, ये मैं आपको रिकॉल क्यों करवा रहा हूँ। देखिए हमें क्या करना है, इंट्रॉन्स को निकालना है। सिंपल सी भाषा में बात करें तो इंट्रॉन्स भी क्या होगा, पॉलीमर होगा न्यूक्लियोटाइड का। यह भी बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होगा। ये कोई ऐसा तो है नहीं ना कि एक्सॉन्स अलग है, इंट्रॉन्स अलग है। ये है तो एमआरएनए के पार्ट ही, तो ये सब आपस में लिंकेज तो शो कर रहे होंगे। हमें इंट्रॉन्स को निकालना है, मतलब हमें कहीं न कहीं न्यूक्लियोटाइड के बीच का बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। मतलब हमें कहीं न कहीं 5' टू 3' जो ये डायस्टर बॉन्ड है उसको कट करना पड़ेगा। लेकिन कटिंग हम इस प्रकार करेंगे, ये माइंड में हम ध्यान रखते हुए करेंगे कि जो 3' वाला पार्ट है, फिर से बोलता हूं, जो 3' वाला पार्ट है वो एक्सॉन्स में होना चाहिए, और जो 5' वाला पार्ट है वो एंट्रॉन्स में होना चाहिए। एक बार मैं दिखाता हूं आपको। देखिए ये 5' है और ये 3' है, समझ में आया आपको? फिर से एक नया न्यूक्लियोटाइड है, इसका 5' है, 3' है, ये 5' इसके साथ बना रहा होगा बॉन्ड, लास्ट में बच रहा है 3'। इसके बाद भी एक न्यूक्लियोटाइड आएगा, जिसका ये होगा 5' ये होगा 3'। यहाँ पे होगा 3'। तो हमें कुछ इस तरह से कट करना है एक्सॉन और इंट्रॉन्स को कि जो 3' वाला पार्ट है वो एक्सॉन्स का हो, जो 5' वाला पार्ट है वो एंट्रॉन्स का हो। मतलब हम डायस्टर बॉन्ड को इस तरह से कट करेंगे कि 3' वाला पार्ट एक्सॉन के साथ चला जाएगा और 5' वाला पार्ट इसके साथ चला जाएगा, जो कि हमेशा पॉसिबल ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम अगर इस तरह से कट करते हैं कुछ यहाँ पर, तब भी देखिए 3' यहाँ जाता, 5' यहाँ जाता, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक्सॉन के पास होता है 3' और इंट्रॉन के पास होता है 5'। देखिए एक बार और एक बेसिक चीज, देखिए 3' होता है क्या है, रियल में 3' क्या होता है, OH ही होता है ना। रियल में 3' OH होता है और 5' फॉस्फेट होता है। तो यहाँ पर मतलब हमें फॉस्फेट और OH के बीच का बॉन्ड को तोड़ना है, लेकिन जो OH रहेगा वो एक्सॉन के पास रहेगा और जो फॉस्फेट रहेगा वो इंट्रॉन्स के पास रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा OH, और यहाँ पे क्या होगा फॉस्फेट। तो कुछ इस तरह से हमें ब्रेक करना है, यही बीच में हमें ब्रेक करना पड़ेगा, यहीं पे हमें बीच में ब्रेक करना है। अब समझते हैं कि यहाँ पर एडेनोसिन का क्या रोल रहता है, एडेनिन का क्या रोल रहता है। तो होता क्या है कि इस एंट्रॉन में कहीं ना कहीं, देखिए एक चीज और पहले ये समझ लेते हैं कि देखिए यहाँ पर भी हमें जो दोनों साइड से हमें इंट्रॉन को तो ब्रेक करना पड़ेगा, तभी ये बाहर निकलेगा ना। तो यहाँ पर 3' था तो यहाँ पर भी OH होगा, यहाँ पे 5' है तो यहाँ पर फॉस्फेट होगा। तो हमें एक बॉन्ड यहाँ पर तोड़ना है, एक बॉन्ड यहाँ पर तोड़ना है। जो फर्स्ट वाला ब्रेकिंग है वहां पर OH किसके पास होगा, एक्सॉन के पास होगा, लेकिन सेकंड वाले में OH इंट्रॉन के पास होगा और फॉस्फेट कहाँ पे होगा, एक्सॉन के पास होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कैसे ब्रेक करना है हमें। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर एडेनिन का रोल आएगा। तो क्या होता है, इंट्रॉन के पास एक एडेनिन होता है, जाहिर सी बात है बहुत से न्यूक्लियोटाइड है तो इंट्रॉन के पास एडेनिन भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर सपोज दैट वह प्रेजेंट है। अब क्या होता है हमें पता है, ये क्या है, आरएनए है। आरएनए में क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। आरएनए में क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब जो सेकंड कार्बन है, जो शुगर का सेकंड कार्बन है वहां पर OH अटैच है। तो क्या होगा, इस एडेनिन के सेकंड कार्बन पर यहाँ पर
OH होगा। इस एडेनिन के सेकंड कार्बन पर यहाँ पर OH होगा। अब समझते हैं होता क्या है। अब देखिए जो ये OH है, ध्यान समझिएगा, सबसे पहली बात नोट करने वाली बात, जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो OH और फॉस्फेट के बीच में ब्रेक हो रहा है। दूसरी बात नोट करने वाली कि एंटोन के पास एडेनिन है, जहां पे OH है वो भी सेकंड कार्बन पर, क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड नहीं होता, यहाँ पे राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है क्योंकि यह आरएनए है। अब क्या होगा, ये OH क्या करेगा, अटैक करेगा कहां पे, इस फॉस्फेट पे अटैक करेगा। ये OH यहाँ पर अटैक करेगा, कुछ इस तरह से ये अटैक करेगा। देखिए यहाँ पर अटैक हो रहा है तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। देखिए समझिए, जो 3 5 था यहाँ पर, ये भी तो OH और फॉस्फेट के बीच में ही तो लिंकेज था, ये भी तो OH और फॉस्फेट के बीच में का ही लिंकेज है। अब भी तो OH ही अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर एक और लिंकेज बन सकता है। भाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब क्या होगा, यहाँ पर एक और लिंकेज बन जाएगा, तो यह इस तरह से लिंकेज फॉर्म हो जाएगा। आप ये देख रहे होंगे कुछ सर्कल ऐसा दिखाई दे रहा है, रिंग जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये रियल में इस तरह से कुछ रिंग जैसा फॉर्म हो जाता है। तो ये एक साइड का अभी हमारा ब्रेक हो गया। एक साइड से क्या हुआ, एंट्रॉन एक्सॉन से कनेक्शन कट गया, या बोल सकते हैं यहाँ पर ब्रेकिंग हो गई। अब यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं है इस वाले एक्सॉन से। अब क्या करना है, हमें इस पार्ट को भी कट करना है। अब हमें इस पार्ट को भी कट करना है और ये दोनों एक्सॉन्स को आपस में जोड़ना भी है। तो देखिए आपको ये OH फ्री दिखाई दे रहा होगा, ये OH आपको फ्री दिखाई दे रहा होगा। अब ये OH क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। अब ये OH क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, कुछ यूं ये अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड भी यहाँ पर टूट जाएगा। अब ये बॉन्ड टूट गया तो आपको सिंपल दिखाई दे रहा होगा कि ये पूरा इंट्रॉन्स अब एक्सॉन से अलग हो गया, या यूं बोल सकते हैं कि mRNA से ये पूरा पार्ट अलग हो गया है। तो इसको हम अलग ही कर देते हैं, कुछ इस तरह से ये अलग हो गया है। अब क्या बचा है, सिंपल में यहाँ OH बचा है, यहाँ पे फॉस्फेट बचा है, तो ये भी 3 था, ये 5 था, तो यहाँ पे अब हो जाती है बॉन्डिंग। तो ये सिंपल सा हमारा पूरा एक एक्सॉन बन जाता है। आई होप आपको समझ में आया कि किस तरह से स्प्लाइसिंग हुई, किस तरह से रिमूवल ऑफ इंट्रॉन हुआ। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं आपको जल्दी जल्दी कि सबसे पहले क्या हुआ, OH था यहाँ पे, OH ने क्या किया, यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटा तो क्या हुआ, ये फॉस्फेट और OH का यहाँ पे बॉन्ड बन गया, जो कि कुछ एक सर्कल की तरह था, तो हमने इसको ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे OH फ्री था, ये OH यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पे भी बॉन्ड टूट जाएगा और ये पूरा इंट्रॉन अलग हो जाएगा। फिर हमारे पास ये OH बचेगा, ये OH और फॉस्फेट आपस में डाइस्टर बॉन्ड बना लेंगे। सो यहाँ पे स्प्लाइसिंग ऑफ द एक्सॉन्स भी हो जाएगा। तो इतना समझ में आया। इसके बाद क्या होता है, देखिए ये एक तरीका हो गया कि एडेनिन के हेल्प से या एडेनोसिन के OH के हेल्प से हम लोग किस तरह से करते हैं रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड स्प्लाइसिंग। अब समझते हैं कि गोनिन से कैसे करते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा पुराना mRNA ही हुआ। यहाँ पे रेड वाला पार्ट क्या है, इंट्रॉन है। ये रेड वाला पार्ट क्या है, एंट्रॉन है। ये 5' है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, फोल्डिंग ऑफ इंट्रॉन्स होता है। फोल्डिंग ऑफ इंट्रॉन्स मतलब इंट्रॉन्स कुछ इस तरह से फोल्ड होगा कि वहां पे गोनिन आके अटैच हो सके। तो ये इस तरह से फोल्ड हो जाता है, यहाँ पे फोल्डिंग ऑफ इंट्रॉन हो जाता है। तो ये जो गोनिन यहाँ पे रहता है, देखिए ये गोनिन रियल में mRNA का कोई पार्ट नहीं है, फ्री फॉर्म है, लेकिन कोई बड़ा एंजाइम कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इसको भी आप सेल्फ बोल सकते हैं। ये गोनिन क्या करेगा, फ्री रहेगा, जो कि यहाँ पे बाइंड हो सके, कुछ इस तरह से फोल्डिंग होती है। फिर समझते हैं कि फोल्डिंग के बाद क्या होता है। ये हमारा फोल्डिंग हुआ, यहाँ पे जो जी फ्री था वो यहाँ पर आके बैठ गया, वहां उसको इसलिए तो फोल्डिंग हुआ कि वहां पे जी आ सके। अब क्या होगा, इस गोनिन के पास भी देखिए OH होता है। सेम प्रोसेस है, कोई नया प्रोसेस नहीं आएगा यहाँ पर, बस यहाँ पे यही मेन था कि गोनिन आता है। तो यहाँ पे देखिए OH है, ये OH क्या करेगा, यहाँ पर भी देखिए 3' होगा, यहाँ पे भी 5' होगा, पुरानी तरह से पहले था वैसे ही सेम, यहाँ पे भी 3' था, यहाँ पे 5' मतलब यहाँ पे OH, यहाँ पे फॉस्फेट। अब ये OH यहाँ पर अटैक करेगा और ये ब्रेक हो जाएगा। देखिए ये फॉस्फेट OH है, अब ये आपस में ब्रेक हो जाएंगे। ये 3' है, मैंने बोला था OH को 3' बोलते हैं, फॉस्फेट को 5' बोलते हैं, कोई नई बात नहीं, पुराना वाला जो कॉन्सेप्ट था सेम वैसा ही है। यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होगा तो क्या होगा, OH और फॉस्फेट कुछ इस तरह से बाइंड कर जाएंगे। मतलब ये रियल में क्या हुआ कि समझिए कि इस इंट्रॉन से ये गोनिन बाइंड हो गया कुछ इस तरह से। अब क्या होगा, ये स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन यहाँ पर भी लिंकेज है,
तो हमें इसे ब्रेक करना है और हमें पता है कि यहाँ पर अभी OH प्रेजेंट है, तो ये वाला OH क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और ये वाला पार्ट भी टूट जाएगा। तो टूटेगा तो यहाँ पे एक OH बचेगा, यहाँ पे एक फॉस्फेट बचेगा। सेम पुराना प्रोसेस है, बस यहाँ पे नया यही है कि यहाँ पे गोनिन फ्री फॉर्म में था, जो कि यहाँ पे आके अटैच हो गया फोल्डिंग के तहत। बाकी सब कुछ सेम है। ये OH यहाँ पे ब्रेक हो गया, यहाँ पे ये बचा कुछ इस तरह से इंट्रॉन आपका, और ये OH और फॉस्फेट आपस में आकर के बॉन्ड बना लिए। तो ये कुछ प्रोसेस ऐसे हुए जहां पे सेल्फ स्प्लाइसिंग और रिमूवल ऑफ इंट्रॉन हो रहा है। अब हम लोग समझेंगे एक एंजाइम के थ्रू कैसे होता है, स्प्लाइसोसोम के थ्रू कैसे होता है, अब हम लोग उसके बारे में समझेंगे।